आइए सबसे पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं आज के सेशन की हम लोग यहाँ पर। और पहला प्रश्न हमारे सामने बोर्ड पर अपीयर्ड है। एक अच्छे प्रश्न से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि हमें मान ज्ञात करना है। हमें दो वैल्यूज दी गई हैं। यम का मान दिया गया है -1 और पी का मान दिया गया है 2। हमसे कहा गया पी को 4 बार गुणा कर दो। देखो यहाँ पर ध्यान से आप देखिएगा, पी को हमने 4 बार गुणा किया है। एक गुणे का सिंबल है, याद रखिएगा, ये मत सोचिए कोई सितारा लगाया गया ऐसे ही। और यम का जो है 2 बार गुणा किया गया है। मैं आपकी बात यहाँ पर समझा दूं कि अगर कभी भी कोई मान नेगेटिव है, अगर हम उसको सम बार गुणा कर रहे हैं सेम वैल्यू को, तो मान चाहे जो आए, मान न्यूमेरिकली चाहे जो आए, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा सम बार गुणा करने पर। फिलहाल अगर वो 1 है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो एज इट इज बना रहेगा। अगर हम -1 को 2 बार गुणा करेंगे तो वह आपका +1 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अब रही बात अगर हमें यहाँ पर p की करनी है, तो p यहाँ पर वैल्यू 2 के रूप में है, जिसको हम देख रहे हैं 4 बार गुणा कर रहे हैं। अर्थात हम यहाँ पर 2 को 4 बार करने का मतलब है 2 की पावर 4 लगा दीजिए, या 2 को 4 बार गुणा ही कर डालिए, कोई फर्क की बात नहीं है। तो भैया ये 16 है और 16 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो रिजल्ट के तौर पर हमें 16 मिलेगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर होगा। और तेजी के साथ आपके कमेंट हमें बता रहे हैं कि आपने इस प्रश्न को इजिली कर लिया। पहला प्रश्न 16 है राइट सोल्यूशन। और इस महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ हम लोग यहाँ पर सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। 16 पर कंफर्म करिएगा, लाइक करिएगा और एक हमें इंप्रेशन थंब का देकर आगे बढ़ते जाइएगा। दूसरा प्रश्न बोर्ड पर अपीयर्ड हो चुका है। ग्रुप सी और डी के हिसाब से अगर हम प्रश्नों का चयन किए हैं, निश्चित तौर पर अगर आप दोनों परीक्षाएं दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक भी परीक्षा अगर आप दे रहे हैं तो आपके यह प्रश्न आपका काम देगा, मतलब आपकी परीक्षा में आपके लिए उपयोगी होगा। दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पर आ चुका है, ध्यान से देखेंगे क्या है। किसी संख्या का 2/4 भाग, जो 2/4 ऑफ अ नंबर, यहाँ पर 2/4 भाग 1/10 का भाग 240 है। मतलब संख्या का 2/4 का मतलब मल्टीप्लाइड 1/10 किसके बराबर है? 240 के। मुझे उस संख्या के बारे में, वह संख्या हमको बतानी कि वह क्या होगी। कोई एक संख्या थी और संख्या के 2/4 का 1/10 यहाँ पर बराबर है 240 के। वी नीड टू फाइंड द सेम नंबर। चलिए बताइए कैसे किया जाएगा। इस नंबर n को पता करने के लिए क्रॉस गुणा करना पड़ेगा, मतलब ए जाएंगे ऊपर, ए आएगा नीचे, या तो सीधा सीधा आप इससे इसको काट दें। काटेंगे तो 120 होगा। और अगर आप इस संख्या n को पता करना चाहते हैं तो इन दोनों को ले जाइए, इससे गुणा कर दीजिए। 120 × 4 × 10 हुआ। भैया 2 शून्य तो ऐसे रख लीजिए क्योंकि एक ये दे रहा है, एक ये दे रहा है। 12 चौके 48 कर दीजिए। क्या आपका उत्तर 4800 है? मेरा तो है, मेरा तो है और आपका भी 4800 होगा। राइट आंसर 4800 है, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। करेक्ट आंसर n के रूप में वह संख्या है 4800, जिसके 2/4 भाग का 1/10 240 के बराबर है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। इसमें किसी को समस्या, डाउट नहीं होनी चाहिए। पहले प्रश्न का उत्तर आ गया, दूसरे प्रश्न का उत्तर आ गया। हम बढ़ेंगे अब तीसरे प्रश्न पर। तीसरा भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी ध्यान से देखेंगे और हम सभी लोग करने की कोशिश करेंगे। आइए तीसरा प्रश्न देखा जाए। अच्छे से शुरुआत करें इस प्रश्न की वर्किंग को लेकर के। मैं सलूशन समझाता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनते हुए इस प्रश्न का हल करिएगा। रूट में है 1+, देखिए यहाँ पर क्या है, x की पावर 4 - 1 डिवाइड बाई -2x की पावर 2 है। और देखो अगर हम लिखे हैं यहाँ पर होल वर्ग, मतलब रूट के अंदर इसका होल वर्ग। एक बात आप दिमाग में रख लो, कभी भी कोई संख्या अगर नेगेटिव है तो उसका होल वर्ग हमेशा एक पॉजिटिव संख्या आएगी। मतलब उस ऋण का कोई अर्थ नहीं रह जाता है जब वह एक ऐसे टर्म में हो जहां पे उसका होल वर्ग करना पड़े। मुझे यहाँ पर होल वर्ग के बारे में जानकारी होनी चाहिए और इस पैटर्न को बढ़ाने की आवश्यकता है। ध्यान से सुनिएगा। आप कभी भी अगर जैसे मान लो अगर हम होल वर्ग, अभी हम 1 को एज इट इज रहने दें, ऐसे 1 को एज इट इज रहने दें। हालांकि हम चाहें तो हम दिमाग लगाकर शुरू में ही ऐड कर सकते थे। अगर हम यहाँ पर a - b का होल वर्ग का रूल लगा दें, किसके साथ? इसके साथ। तो भैया ये हो जाएगा x की पावर 16 + 1 - 2x की पावर 4, क्योंकि रूल होता है a वर्ग + b वर्ग - 2ab। ये होता है पैटर्न, आप सबको जानकारी है। उसके बिहाफ पर इतना कर दिया, डिवाइडेड बाई -2x का होल वर्ग हो जाएगा 4x की पावर 4। मेरा कहना था अगर शुरू में ही हम इस चीज को क्या करते ना, ऊपर ले जाके ऐड कर देते। क्यों? क्योंकि 1 एडेड है, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और इसके साथ ऐड होकर सेम डिनोमिनेटर ऑब्टेन कर लेगा। तो आपको यहां पर लिखने में कोई समस्या नहीं है। x की पावर 16 - 2x की पावर 4 + 1, ध्यान से देखिएगा, हम जैसे लिखा उसी तरह से लिख रहे हैं, +1
माइनस 2x की पावर 4 प्लस x की पावर 4x की पावर 4 डिवाइड बाई 4x की पावर 4। अब ये 1 का रोल वहां से खत्म हो गया, 1 का काम तमाम हो गया। मेरे पास अब रूट में लिखने को हो गया x की पावर 16 प्लस 2x की पावर 4। क्यों? क्योंकि 4x की पावर 4 से माइनस 2x की पावर 4 2x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 1 डिवाइड बाई 4x की पावर 4 होगा। देखो ये दोनों मान ऊपर नीचे के रूट में है। अगर ये पूर्ण वर्ग के रूप में हम कहीं से लिख सकते हैं तो जाकर के इसका रिजल्ट तो आ जाएगा। पूर्ण वर्ग के रूप में लिखने में तो नीचे वाला तो बहुत आराम से दिख रहा है कि यह मान आपका 2x क्या हो जाएगा, ये 4 है ना, 2x स्क्वायर हो जाएगा। नीचे सब में 2x स्क्वायर दिख रहा है। ऊपर अगर हमें सेट करना है, चेक करना है, तो आप इसको सोच लो, x की पावर 4 है प्लस 1 है, इसका होल वर्ग ही ये लिखा हुआ है। x की पावर 4 प्लस 1 का होल वर्ग लिखा है तो बाहर निकल कर कितना हमको प्राप्त होगा, x की पावर 4 प्लस 1 का होल वर्ग डिवाइड बाई 2x स्क्वायर। राइट सोल्यूशन आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन लगाइए। क्या उत्तर हुआ बताएं? x की पावर 4 प्लस रहेगा 1 में, माइनस नहीं रहेगा, तो उत्तर यहाँ पर डी ऑप्शन है। कंफर्म करते चलिएगा। एक बार फिर से वर्किंग देखिए क्या लिखाया गया। x की पावर 4 x की पावर 16 हो गया, होल वर्ग करने में 4 चौके 16, प्लस 1 होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2x स्क्वायर 2x की पावर 4। यहाँ पे 4x पावर 4 जब इससे ऐड होगा तो यह x की पावर 16 प्लस 2x पावर 4 प्लस 1 हो गया, डिवाइड बाई 4x पावर 4 ऑलरेडी है। इसको आप लिख सकते हैं x की पावर 4 प्लस 1 का होल वर्ग। यहाँ पर यह x की पावर 4, जैसे ये मान x की पावर 4 माइनस 1 का होल वर्ग बन रहा था, सेम टू सेम अगर वही सब प्लस कर दीजिए तो यह x की पावर 4 प्लस 1 का होल वर्ग हो जाएगा। नीचे 2x स्क्वायर है जो डी ऑप्शन में एग्जैक्टली मिल रहा है। राइट सोल्यूशन आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इसकी वर्किंग को देख लीजिएगा, इतना टफ नहीं है, केवल आपके इस फार्मूले का उपयोग यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं, अगले प्रश्न पर चला जाए। चलिए, कोई बात नहीं, चलिए गलतियां हो जाती है। बहुत आराम से तेजी के साथ कमेंट करते हुए हमें चौथे प्रश्न का उत्तर बताएं आप लोग। चौथा प्रश्न कितने लोग बता रहे हैं प्लीज यहां पर हमें स्पष्ट करें। 64 पावर 1/2, हमें इसको सिंप्लीफाई अर्थात सरलतम रूप में लिखना है कि इसका मान क्या हो जाएगा। भैया देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या बताएं, इसको लिखा जा सकता 8 की पावर 2, 8 8 64 होता है, और यहां पर 1/2 लगा है। यहां पे क्या लगा है? 1/2। रूल याद रख लीजिए इस चीज को। a की पावर अगर m है, की पावर अगर n है, तो a की पावर m इंटू n लिखा जा सकता है। मतलब हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2 गुणे 1/2, अर्थात 2 2 से कटेगा। रिजल्ट कितना हुआ कमेंट में आया कि नहीं? उत्तर 8 आया। कितना आ गया भाई? सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन आपका क्या हो गया? 8। चौथे प्रश्न का राइट सोल्यूशन 8 है। वेरी गुड रिस्पॉन्स, सबका अच्छे से उत्तर आ रहा है। सी ऑप्शन 8 है इस प्रश्न के लिए सही आंसर आप लोग उतार सकते हैं। तेजी के साथ कमेंट करते जाइए और अपने अपने प्रश्नों का हल साथ में ही लगाते चलिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट है और यही आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए यूजफुल है। अब तक का सबसे अच्छा प्रश्न आया है, सब लोग तैयार करें इस प्रश्न को, क्वेश्चन को। सोना और पानी, सोना मतलब आप समझते हैं ना, गोल्ड एंड वाटर। सोना कह रहा पानी से 19 गुना भारी है। गोल्ड को कहा गया है, गोल्ड को वाटर से जब कंपेयर किया गया इसने कहा यह 19 गुना भारी है। तांबा जो है पानी से 9 गुना भारी है। जो टिन है तांबा, वह पानी से 9 गुना भारी है। ध्यान से देखिएगा, पानी से 15 गुना भारी मिश्र धातु बनाने के लिए इन धातुओं को किस अनुपात में मिश्रित किया जाए? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने आपको बताया कि 2 धातुएं हैं। सबसे पहले गोल्ड एंड वाटर, यहाँ पे गोल्ड अर्थात सोने को बताया गया कि पानी से 19 गुना भारी है। सोने को कहा गया पानी से 19 गुना भारी है। मतलब तुलना किससे की जा रही है? पानी से की जा रही है। जिसका उत्तर आ जाए प्लीज बता दे, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग का रिस्पॉन्स देख करके। जबकि तांबा जो है पानी से 9 गुना भारी है। हमें ओवरऑल जो पानी को, इसने कहा, देखिए पढ़िए, हमें कहा गया है कि 15 गुना भारी मिश्र धातु इनके कॉम्बिनेशन से बनाने के लिए इन धातुओं को ही किस अनुपात में मिलाया जाए। इसके लिए भैया 15 को बीच में कर दीजिए तो एक एलिगेशन प्रोसेस वर्क करेगा और डायरेक्ट रेशियो आपको जनरेट होता दिखेगा। पहले देखिए हमने जो तुलनाएं की है पानी से प्रत्येक की है। मैंने सोने को पानी से किया है, तांबे को पानी से किया है। फाइनली वी नीड टू 15 टाइम मोर इन कंपेयर टू द वाटर। एक ऐसी धातु बनानी है जो कि 15 गुना ज्यादा हो जाए। अब एलिगेट करिए, 15 4 19 अंतर किया जाता है बड़े से छोटे का। 15 4 19, 9 6 15,
सरलतम रूप में लिखा जाता है अनुपात को तो 2 3 6 होता है, 2 दूना 4 होता है, 3:2 यहाँ पर दिख रहा है, कहीं पर है, हाँ बिल्कुल डी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको कंफ्यूज तो करेंगे, लेकिन अगर अच्छे से पढ़ा है तो आपको दिक्कत नहीं देंगे। आप परीक्षा में इन प्रश्नों का आसान उत्तर देकर आगे बढ़ सकते हैं। तो राइट सोल्यूशन इसका 3:2 कन्फर्म हो गए सब लोग। करेक्ट हल 3:2 है, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आप लोग उतार लीजिए। इस प्रश्न को हमने डन कर लिया है। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। ये नंबर आ गया 7। कौन सा आ गया भाई? 7 आ गया। यदि एक समबाहु समझ रहे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक ऐसा त्रिभुज या ऐसा कोई भी बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं सभी कोण अगर बराबर होते हैं तो वह समबाहु अर्थात इक्विलैटरल होता है। यह त्रिभुज है और वह भी समबाहु है। मैंने कहा भाई इस त्रिभुज की सब भुजाएं बराबर कर दो। इसका परिमाप दिया है पेरीमीटर, परिमाप दिया है 42 सेंटीमीटर। मैं आपको बता दूं, किसी भी बहुभुज का मतलब चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज, खटभुज, कुछ भी हो, बात अगर परिमाप की होगी तो परिमाप हमेशा सभी भुजाओं का योग होगा। मतलब अगर त्रिभुज भी अगर है तो भी आप समझो कि सभी भुजाओं का योग अर्थात उसकी तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए। आपको पता है सभी भुजाएं तो बराबर हैं, अगर यह x है तो यह भी x होगा, यह भी x होगा, और इन तीनों का जोड़ 42 अगर दिया गया है तो परिमाप भाई 3x हो गया। मतलब जोड़ने पर बराबर अगर 42 है तो x बराबर 14 अर्थात इसकी भुजाएं सब की सब कितनी हो जाएंगी? 14, 14 और 14 हो गई। मतलब त्रिभुज, इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं 14 सेंटीमीटर के इक्वल हैं। कोई भी समबाहु त्रिभुज होगा, ध्यान सुनते जाइएगा, उसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। परिमाप हमेशा किसी भी बहुभुज की सभी भुजाओं का जोड़ होता है। हमसे इसका क्षेत्रफल अर्थात हमसे एरिया पूछा। अक्सर आप ध्यान से देखिएगा, हाई कोर्ट, आरओ, यारो, इन सब के जो मतलब जो ऐसे प्रश्न पेपर होते हैं जो अधीनस्थ लेवल के होते हैं, कमीशन के होते हैं, यहाँ पे कभी कभी इनका हमसे ना फार्मूला ही पूछ लेता है। 2 फार्मूले दिमाग में रख लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 a वर्ग। ए मतलब भुजा। एक और चीज पूछता है इसकी ऊंचाई भी हो जाती, ऊंचाई याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है फार्मूले में √3/2 इंटू ए होता है। 2 फार्मूले याद रख लीजिएगा। हालांकि इस फार्मूले को आपके पास यहाँ पर मैंने प्रेजेंट कर दिया है। लिखिए √3/4 a वर्ग, ए मतलब 14 गुणे 14 करिए, 14 इंटू 14, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 7 सत्ते 49, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि पहले ही ऑप्शन में आपको दिया गया है। राइट सोल्यूशन है ए। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सब जरूर याद रखिएगा। केवल फार्मूला ही, मैं कह रहा हूं ना, फार्मूला याद रख लीजिएगा, जरूरी नहीं न्यूमेरिकल आए। फार्मूला भी डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, खास करके आपके पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं। तो छठे प्रश्न का राइट सोल्यूशन कितना है भाई? छठे प्रश्न का राइट सोल्यूशन 49 √3 है, और दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आइए हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं 7वें पर। अब एक देखिए, यहाँ पर बड़ा अच्छा इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है। 2 गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय मतलब होता है सरफेस एरिया। 2 गोले हैं, उनके सरफेस एरिया की बात मैं कर रहा हूँ। गोला जानते हैं आप लोग? गोला, एक हमसे किसी ने उस दिन पूछा कि सर गोले का केंद्र कहाँ है? हमने कहा गोला जो होता है, और क्योंकि उस समय टॉपिक पढ़ा रहा था वृत्त, जब हमसे पूछा गया वृत्त के दौरान गोला, हमने कहा बेटा आप ऐसा समझना कि अगर क्रिकेट होता है तो जो क्रिकेट का मैदान है वो वृत्त है, वो वृत्ताकार है, और क्रिकेट के मैदान में जो गेंद है जिससे खिलाड़ी खेलते हैं, फुटबॉल के मैदान की बात करो, हालांकि फुटबॉल का शायद नहीं होता है, बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं मुझे, क्रिकेट का पता है, तो वो आपका क्या होता है, जो मैदान है वृत्ताकार है और रखी गेंद आपकी गोलाकार है। गोला बेसिकली इस तरह का एक फिगर है, ये देखिए ऐसे, जो गेंद है बेसिकली आप देखो ऐसे, मतलब यह सरफेस पर रखी जाती है तो जस्ट टचिंग सरफेस, छोटा सा पार्ट यहाँ पर सतह को छूता है। इसका अपना केंद्र होता है, इसकी रेडियस होती है, और इसके हिसाब से इसकी अलग अलग जानकारी है। जैसे इसमें सरफेस एरिया जो होता है वो 4πr² होता है, ये होता है सरफेस एरिया। इसका आयतन मैं बता दूं, वॉल्यूम, वो होता है 4/3 πr³ होता है। बहुत आराम से आप बता सकते हैं। इसने कहा 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है। मैंने कहा भाई 2 गोले थे, 4:9 के अनुपात में है, तो मैं कह सकता हूँ 4πr1² डिवाइड बाई 4πr2² बराबर अगर 4/9 है। देखिए इनसे कोई लेना देना नहीं है, r1/r2
बराबर आपके हो जाएंगे इसका वर्गमूल 2/3 हो गए। मतलब अगर आपसे यहाँ पर यह प्रश्न पूछा होता उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है, तो आप कितना बताते, 2:3। ते भी एक उत्तर हो गया। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, ये लिख लीजिएगा कहीं पर कि त्रिज्याओं का अनुपात भी पूछा जा सकता था। कितना हो जाएगा त्रिज्याओं का अनुपात बताइए, 2:3। ये भी याद रखिएगा, ये भी एक हल ही है, ये भी एक प्रश्न है। हमसे फिलहाल आयतनों का अनुपात पूछा है, आयतनों का अनुपात। उत्तर तो आ गया होगा आप लोगों का, क्या होगा, हम लिखेंगे 4/3 पाई r1³ डिवाइड बाई 4/3 पाई r2³। भैया इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। 2 का क्यूब करिए 8 हुआ, 3 का क्यूब करिए 27 हुआ, 8:27 डी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर है। मेरी बात समझ रहे हैं, ये आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पर आपको परफेक्टली जो बताया जा रहा है उसको ध्यान देना है। मैं सीधा सीधा कर सकता था 2/3, देखो क्योंकि क्षेत्रफल था, सीधा सीधा वर्गमूल निकाल दे, 2 और 3 हो जाते। अगर आयतन निकालना था तो यह 8 होता, यह 27 होता। बर्बल आप लोग उत्तर बता सकते थे, तो मैंने कहा कि सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दूं जिससे कि ज़रूरत पड़े तो आपको आराम से यहाँ पर कर लें, यहाँ पर कभी कोई कन्फ्यूजन परीक्षा में ना आए। तो 7वें प्रश्न का उत्तर आपने नोट कर लिया होगा। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आइए बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आप ध्यान से देखिए। अब इसने हमसे क्या बोला, 6 संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं, इनका जो एवरेज है, औसत है 3.95 है। मतलब 1 से लेकर 6 संख्या थी जिसमें उनका औसत कंप्लीटली 3.95 दिया गया है। इसमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 3.4 है, अगली 2 संख्याओं का औसत 3.85 है, बची 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। आपको औसत अर्थात एवरेज की जानकारी होनी चाहिए कि औसत हमेशा क्या होता है, किसी समूह का योग बटा संख्या होता है। मतलब सभी पदों को जोड़ते हैं, जोड़कर संख्या अर्थात पदों की संख्या से भाग कर देते हैं। यहाँ पर भी अगर हमें 6 पदों के औसत की बात यह कह रहा है तो हम इनको परस्पर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इनका योग हमको पता चल जाए। भैया करके देख लो, क्या दिक्कत है, करिए। 6 पंचे 30, 6 9 54, 3 57, 6 त्रिक 18 5 23, अर्थात यह 23.70 हो जाएगा। योग सभी 6 पदों का योग हो गया। सभी 6 पदों का योग उत्तर आपके आ रहे हैं, तो देखने में कितनी खुशी लग रही है, मतलब लग रहा है कि बताना पढ़ाना सार्थक है। फिर देखो, अब जो 2 पद हमको अलग अलग दिए गए हैं उनका भी योग निकाल दीजिए फटाफट। इसका योग कर दीजिए, पद मतलब संख्या गुणे औसत, ए हो जाएगा 6.8, गुणा करिए, 2 चौके 8, 2 तिया 6। इसका योग करिए, 2 पंचे 10, 2 अठे 16, 1 17, 2 तिया 6, 1 7, 7.7 हो गया। इनको जोड़िए, 8 7 15, 6 7 13, 1 14.5 हो गया। अगर मैं उन 2 संख्याएं जो बची हैं उनका योग निकालना चाहें तो 23.70 में 14.50 घटा दूं, ये आ जाएगा मेरे पास, बताएं कितना, 13 से 4 9 होता है, 9.20। ये जो बची 2 संख्याएं हैं उनका योग है। अब इनका अगर औसत निकालना है 2 से भाग करिए, 4 कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 4.6 आएगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। बी ऑप्शन 4.6। मैंने क्या क्या किया सुनिए, संख्या 6 थी, औसत 3.95 था, योग निकाला। पहली 2 संख्या जिनका औसत इतना दिया था, योग निकाला। अगली 2 संख्या जिनका औसत इतना दिया था, योग निकाला। जोड़ा तो 14.5 आया, टोटल में से इसको घटाया, बटा 2 कर दिया, उत्तर आपको 4.6 प्राप्त हो गया। राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का आपको मिल चुका है। 8वां प्रश्न डन हो चुका आज के सेशन का। बढ़ चलते हैं हम लोग यहाँ पर अब 9वें प्रश्न में। 9वां प्रश्न देखिए, फिर से एक बढ़िया सा आया है, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, कहना क्या चाहता है। ये बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर अपीयर्ड है। एक मिश्रण है, मिश्रण मतलब कई चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। द्रवों मतलब 2 अलग अलग प्रकार के द्रव हैं, जैसे दूध और पानी, जिनका अनुपात 3:5 है। दूसरा भी एक मिश्रण है जिनमें उन्हीं द्रवों का अनुपात 6:1 है। जैसे मान लो 2 बाल्टियां लिया जाए, पहले वाली बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है, दूसरी वाली बाल्टी में 6:1 है। इन दोनों बाल्टियों को कैसे मिलाया जाए कि यह अनुपात 7:3 हो जाए। मतलब आप मेरी बात को समझ गए होंगे अगर आपको ध्यान से चीजें क्लियर हो रही हैं। 2 बाल्टियों में अलग अलग दूध था, इसमें दूध की मात्रा कम, पानी ज्यादा।
इसमें दूध की मात्रा ज़्यादा पानी कम, मिलाना ऐसा है कि दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। मतलब यह मिल्क है, यह वाटर है, यह मिल्क है, यह वाटर है, हमको इस मिल्क और इस वाटर का कॉम्बिनेशन इनकी मदद से बनाना है। मैं आपको इसका प्रोसेस तरीका बता रहा हूँ, बहुत आराम से आप लोग कर पाएंगे। तरीका ये होता है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है क्लियर समझिएगा, तो आपको ध्यान से अगर देखिएगा तो जरूर समझ में आएगा। हम केवल दूध का उपयोग कर सकते हैं या पानी का उपयोग कर सकते हैं, मतलब दोनों प्रकार से प्रश्न हल हो सकता है। अगर हम केवल दूध का उपयोग करते जाएंगे तो कहेंगे यहां से दूध कितना है, 3 है, टोटल कितना है, 8 है, तो लिखिए 3/8। देखिए एलिगेट करने का तरीका, हम दूध का उपयोग करते जा रहे हैं, मैंने कहा दूध का भाग 3 है, टोटल लिक्विड कितना है, 8 है। यहाँ पे दूध 6 है और टोटल लिक्विड क्या है, 7 है ना। यहाँ पे दूध बनाना है 7 और टोटल लिक्विड कितना है, 7 3 10। अब अगर आपने इसको एलिगेट कर दिया तो आप रेशियो तुरंत का तुरंत क्लियर कर सकते हैं। एलिगेट देखिए कैसे कर पाएंगे, मैं यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस करूंगा, किसका किसका, 3/8 और 7/10 का। अब यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, 7 10 30 होता है, 8 7 56 होगा, बटे 10 8 80 होगा, मतलब मैं लिख सकता हूँ 26/80। क्या लिख सकता हूँ, 26/80। आप ध्यान से देखिए कैसे लिखा गया। फिर सुनिए, इसका डिफरेंस करना है, 7/10 लिखो, 6/7 लिखो, 7 7 49, 10 6 60/70 अर्थात 11/70 होगा। अब यही रेशियो है, बस इसको थोड़ा सा फिक्स और सेट कर दीजिए, यह 13/40 है, 1 शून्य इसका खत्म ही हो गया, 11 × 4 कर दें 44 हो जाएगा और 13 × 7 कर दें 91 हो जाएगा। क्या किसी ऑप्शन में उत्तर है 44 91 का? हाँ, पहले ही ऑप्शन में 44 91 का ऑप्शन दिया गया है। आप इसको ध्यान से अगर देखोगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। इसका दूसरा तरीका भी था, इसका दूसरा भी तरीका था, अगर मैं 5/8 करता तो मैं 1/7 करता और 3/10 करता, तब भी उत्तर आ जाता। जैसे आप दूध की मदद से किए हैं, ऐसे आप पानी की हेल्प से भी कर सकते थे। कैसे? तब दूध का भाग 5 लेना पड़ता टोटल 8 में से, दूध का भाग 1 लेना पड़ता टोटल 7 में से, दूध का भाग 3 लेना पड़ता टोटल 10 में से, तब भी वही सेम टू सेम वर्किंग आती, 44/91, तब भी इस प्रश्न का उत्तर बन जाता। दोनों का एक बार अभ्यास कर लीजिएगा, बैठ करके घर पे एक बार इस प्रश्न को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, में भी यह प्रश्न मिल जाए। ठीक है, तो जरूरी है ऐसे प्रश्नों पर ध्यान देना और समय ना गंवाएं। रिवीजन के लिए मैं आपको कहूंगा इस प्रश्न को एक बार अच्छे से और रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे कि वर्किंग आसानी से आपको क्लियर सेट हो जाए आपके दिमाग में और कभी कंफ्यूजन ना आए। क्लास आप कंटिन्यू करिए, प्रॉपर समझिए और अगले प्रश्न पर मेरे साथ बढ़ जाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा जो मैं अभी कराने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। बहुत बढ़िया से आपको एक पाई चार्ट दिया गया है। पाई चार्ट आप जानते हैं, पाई चार्ट बेसिकली एक सर्कल में आपकी इंफॉर्मेशन को सेट कर दिया जाता है। सर्कल में जैसे कोई व्यक्ति कुछ पैसे कमाता है तो परसेंटेज के हिसाब से अपने अलग अलग मदों में डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रतिशत के अकॉर्डिंग। यहाँ पर वही तरह की इंफॉर्मेशन है। कहा गया एक संस्था में 800 छात्र हैं, बच्चे पढ़ने वाले 800 हैं। छात्र संस्था में आने जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का इस्तेमाल करते हैं। निम्नलिखित पाई डायग्राम से अपेक्षित डाटा दर्शाया गया है। डायग्राम का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और प्रश्नों का उत्तर देना है। पाई चार्ट में कहा गया है कि जैसे कुल 800 बच्चों में एक संस्था की बस आती है, स्कूल की बस आती है, जिसमें 216 डिग्री बच्चे जाते हैं। मतलब जो हम परसेंटेज पे नॉर्मली करते हैं, जैसे हम कह दें, मेरी बात समझिएगा, मैं कह दूं मैं अपनी इनकम का 1/4 भाग मैं अपने घर की जरूरतों में खर्च करता हूं। जो मेरे लिए 1/4 है वही प्रतिशत में 25% है और वही डायग्राम में 90 डिग्री है। ये बहुत ध्यान से कैलकुलेट करने की चीज है। जो मेरे लिए कंप्लीट 100% है वही यहाँ पर 360 डिग्री होता है। याद रखिएगा इन चीजों को। हम इस 360 डिग्री को 100% से आराम से कंपेयर करते हैं। अब सुनिए, संस्था बस में 216 डिग्री, सबसे ज्यादा संस्था बस से लोग आते हैं। पैदल जो आसपास के मोहल्लों में रहते हैं पैदल चले आते हैं। 18 डिग्री साइकिल से आते हैं। सार्वजनिक बस, कुछ स्कूल की आसपास बसें चलती हैं जो प्राइवेट पब्लिक होती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑटो टेम्पो चलती है, उससे भी 54 डिग्री लोग आते हैं। आइए प्रश्नों को पढ़िए, एक एक उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न आप ध्यान से मुझे बताइए कि क्या होगा इसका हल और उत्तर। हल उत्तर एक ही चीज है, सार्वजनिक बस द्वारा यात्रा करने वाले छात्रों की संख्या क्या है। सार्वजनिक बस मतलब कहाँ है, ये है 54 डिग्री।
इस 54 डिग्री को, जैसे देखिए मैं आपसे कहता हूं 50%, अब इस 50% को अगर मुझे वैल्यू भिन्न में लिखना है तो मैं लिखता हूं 50/100, अर्थात कभी भी भिन्न को, प्रतिशत को भिन्न में लाने के लिए बटा 100 करते हैं। सेम टू सेम अगर डिग्री को आपको भिन्न में कन्वर्ट करना है तो बटा 360 करना पड़ता है। मैं लिख दूं बटा 360। देखिए 54/360 गुणे बच्चे कुल कितने थे 800, टोटल 800 थे, 1 शून्य ऐसे ही खत्म। 9 चौके 36, 9 छंग 54, 4 बिसहम में होता है, 20 छक्के 120 होता है। 120 बच्चे टोटल के कहां से आते हैं बताइए, किससे आते हैं, सार्वजनिक बस से आते हैं। तो इस पहले प्रश्न का उत्तर हो गया 120, जो सार्वजनिक बस से आने वाले बच्चों की संख्या हो गई। तो 10वें प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त हो गया। तेजी से उत्तर देते जाइए, कंफर्म करते जाइए, आंसर आपका आता चला जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। संस्थान की बस के इस्तेमाल ना करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, चलिए बताइए। संस्थान की बस को इस्तेमाल ना करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। भाई देखो, कुल जो है 360 डिग्री होता है, कुल 360 डिग्री होता है, और संस्थान की जो बस इस्तेमाल करते हैं बच्चे वो 216 डिग्री है। क्या है, 216 डिग्री है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 216 अगर मैं इसमें से घटा दूं तो मुझे वो बच्चे पता चल जाएंगे जो कि संस्थान की बस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। संस्था बस 216 डिग्री है, जो संस्था बस के नहीं है तो 216 घटाइए, 10 से 6 4, 5 से 1 3 होता है, सॉरी 5 से 1 4 होता है, और 144 144 डिग्री बच्चे हैं जो संस्था बस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अर्थात वो केवल पैदल आ सकते हैं, साइकिल से आ सकते हैं, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं। बहुत बढ़िया रिस्पांस लगा आप लोगों का कि आप 12 घंटे के बाद भी पढ़ाई कर रहे हैं। आइए, ए बच्चे वो हैं जो संस्था बस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, संस्था बस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये वो बच्चे हैं। 144 डिग्री, मैं कहूंगा 144 लिखो बटा 360 कर दो, गुणे टोटल कितने हैं 800 हैं। ये शून्य देखिए खत्म हो गया। 36 4 बार होता है, 4 को 80 से गुणा कर दें। 320 बच्चे ऐसे हैं जो संस्था बस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। राइट सोल्यूशन आपका 320 है। करेक्ट हल आप 11वें प्रश्न का नोट कर लीजिएगा। 320 बच्चे संस्था बस का इस्तेमाल नहीं किया करते हैं। तो ये करेक्ट आंसर आपके सामने आ चुका है। आशा करता हूं ये भी समझ में आ गया है। अगले प्रश्न पर आ जाइए। ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा घुमाया गया है प्रश्न में, बट अगर आप करोगे तो बहुत इजीली बता दोगे। आइए बताइए, करा जाए। संस्थान की पैदल आने वाले छात्रों की संख्या, पैदल ए हैं, थोड़ा सा देख लो पैदल हैं कितने, 216, 54 और 18। तो जोड़ के देखिए कितना हो रहा है, 216, 54 और 18 कितना हो गया, 6 4 10 8 18, 1 1 2 2 1 3 3 5 8 और ये 288 हो गया। अगर मैं 360 में से 288 घटा दूं तो 10 से 8 2 होता है, 15 से 8 7 होता है। ये 72 डिग्री है। ये 72 डिग्री ऐसे बच्चे हैं जो पैदल आया करते हैं। याद रखिएगा 72 डिग्री वाले पैदल वाले हैं। संस्थान के पैदल आने वाले छात्रों की संख्या सार्वजनिक बस तथा संस्था बस, सार्वजनिक बस तथा संस्था बस ये दोनों मिलाकर है। बताइए संख्या कितनी है। सार्वजनिक बस 216 और संस्था बस है 54। जोड़िए कितना, 6 4 10, 5 1 6 1 7, 270। 270 डिग्री हो रहा है सार्वजनिक बस और संस्था बस। बढ़िया है। मैंने कहा संस्थान की पैदल आने वाले छात्रों की संख्या 72 डिग्री है। कह रहा है कि सार्वजनिक बस तथा संस्था बस में से कितने प्रतिशत कम है, अधिक या कम है। तो कम है तो कंफर्म है। इसको थोड़ा सा डायरेक्ट मत करके 9 8 72 कर दो, 9 3 27 कर दो, या 2 चौके 8 कर दें, 2 15 में 30 कर दें। अब चेक करिए कितना कम है, 11 कम है। 11 गुणे 100 बटा आप कर दो 15, 11 गुणे 100 बटा 15 कम है, 5 तिया 15 होता है, 5 बिसाह में 100, 220 बटा 3, 3 सते 21, 3 तिया 9, 73 सही 1/3% कम है, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया गया है। बी ऑप्शन कंफर्म हुआ कि नहीं, मुझे ये बताएं। मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि संस्थान के पैदल आने वाले छात्रों की संख्या भाई 72 डिग्री है। संस्था तथा सार्वजनिक बस के आने वाले छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है। तो आप पहले तो संस्था बस और सार्वजनिक बस मिला दो, 270 है, ये 72 है। डायरेक्ट कमी ना देखकर मैंने काटा पीटा। कैसे, मैंने 9 से काटा 8 बार, फिर 9 से काटा 30 बार,
2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 15 बार, 4 से 15 मतलब 11 की कमी 15 में, तो 11 गुणे 100/15 कर दिया। राइट सोल्यूशन आप कर सकते हैं इस प्रश्न का। बी ऑप्शन नोट कर लें, 73 सही 1/3 राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का बन जाएगा। अगला प्रश्न इसी पर एक और बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम से प्रश्न का हल करिए। सब लोग इस प्रश्न का हल बहुत इजीली करिए, ध्यान से देखिए और करके बताइए। संस्थान में संस्था बस से आने वाले छात्रों की संख्या का, ये देखो, संस्था बस से आने वाले छात्रों की संख्या का 16 सही 2/3 प्रतिशत को हम लोग प्रतिशत में लिखें तो कितना, 16 सही 2/3, और भिन्न में लिखेंगे तो 1/6 होता है। करके देखिए कैसे आप इसको प्रतिशत से भिन्न में कन्वर्ट करेंगे बटा 100 करके, तो आपको 1/6 प्राप्त हो जाएगा। मैंने कहा संस्थान में संस्था बस से आने वाले छात्रों की संख्या का 16 सही 2/3 छात्र, मतलब इसका 1/6, इसका 1/6, 216 गुणे 1/6। अब आपके किसी के मन में ये डाउट तो नहीं कि यह कैसे हो रहा है, बहुत बार कई बार बताया गया है। बटा 100 करने के लिए 16 3 48 2 50/300 कर दीजिए, तब भी 1/6 आएगा। करिए तो कितना हुआ, 6 3 18, 6 4 36 डिग्री। 36 डिग्री क्यों डिग्री होगा, क्योंकि ये डिग्री है, याद रखना, ये ऐसे नहीं कर सकते हम लोग। मैंने कहा 216 का 1/6 करेंगे 36 डिग्री होगा। और पैदल आ जाते हैं, जैसे उस दिन संस्था की बस में नहीं बैठ पाते हैं किसी कारण बस, वो बेचारे और पैदल आ जाते हैं, इतने लोग। इसके अलावा पैदल 72 आ रहे थे, इसके अलावा 72 पैदल आ भी रहे थे। पूरी लाइन पढ़िएगा, संस्थान में संस्था बस में आने वाले छात्रों की संख्या का 16 सही 2/3 और पैदल आ जाते हैं, इन पैदल के अलावा आ जाते हैं। तो पैदल आने वाले छात्रों की संख्या, पैदल आने वाले छात्रों की संख्या संस्था बस से आने वाले छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है। पैदल में भैया देखो 36 एक्स्ट्रा आ गए हैं, और पहले से ऑलरेडी 72 आते थे, जोड़ दिया 6 2 8 होता है, 7 3 10। आज 108 डिग्री बच्चे पैदल आए हैं। पैदल पहले 72 आते थे, बट आज जितने संस्था बस में आते थे उसका 1/6 भाग भी पैदल आ गए, मतलब 108 डिग्री पैदल आ गए। ये जो 108 है, यह क्या बोला है, संस्था बस के आने वाले छात्रों का कितना प्रतिशत है, गुणे 100/216 कर दीजिए, 2 बार जाएगा, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 50% होगा। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग? कितने लोग कह पा रहे हैं उत्तर इसका 50% है? मुझे फटाफट बता दें। यह आपका 108 है, जो 216 का 50% है, जो डी ऑप्शन में आपको दिया गया है। क्यों उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे बताइए। कितना आ रहा है आंसर, 50% कि नहीं आ रहा है, मुझे बताइए फटाफट सब लोग। यस, पानी थोड़ा पी ले, यस जल्दी से बताइए, करेक्ट है कि नहीं है, समझ में कुछ आ रहा है? 50%, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए डी ऑप्शन, वेरी गुड। आइए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आप ध्यान से देखिए क्या दिया है। हाँ, यहां पर अगले प्रश्न पर मैं बढ़ता हूं। ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचा, बी ने सी को 15% हानि पर बेचा। यदि ए ने उसे सी को बी की बिक्री मूल्य पर बेचा तो ए को क्या लाभ मिलेगा? बढ़िया से बता सकते हैं आप लोग। देखो, ए है, बी है और सी है, ध्यान से देखते जाइए, कंफर्म हो जाएगा। एकदम ट्रेडिशनली भी करेंगे तो भी सेट हो जाएगा, एकदम ट्रेडिशनली करेंगे तो भी हो जाएगा। बाकी मैं इसका शार्ट प्रोसेस भी बता देता हूं। मान लो अगर इसने 100 में खरीदा, इसने बी को 20% लाभ पर बेचा, 20%, 100 पे जो अप्लाई करेंगे फटाफट आ जाएगा। 20% लाभ पर बेचा तो 120 में बेचा। अब बी ने सी को 15% हानि पर बेचा। 15% हानि मतलब 120 गुणे 85/100 होगा। देखो, ये खत्म हुआ, 5 दूना 10 होता है, 5 दूना 10 होता है, 5 17 बार हुआ, 2 छंग 12, 17 छक्के 102। मतलब इसने कहा कि यहां पर ध्यान देखिएगा, ए ने 100 में खरीदा, बी को 120 में बेचा, बी ने 15% की हानि पर सी को 102 में बेचा। अब मुझे बताएं कि यहां पर ए ने, देखिए इस लाइन को पढ़िए, ए ने उसे सी को बी की बिक्री मूल्य पर अगर बेचा होता डायरेक्टली बुला के, मतलब वो बी को बीच में मीडिएटर ना रखता, सीधा सीधा ए बुलाता सी को कि भाई आओ हमसे 102 में लेके चले जाओ, तो कितने का फायदा है? 2 का। यही 2% का लाभ ए को तब हो जाता जब ए सी को डायरेक्टली यह बेचा होता।
अब यहां पर हम चाहते तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, मैं आपको बताऊं उसका प्रोसेस समझिएगा। इसको डायरेक्ट सतत पर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? 20% का लाभ है और 15% की हानि है। देखो, अप एरो मतलब लाभ और 15% डाउन एरो मतलब हानि। 20% 1/5 होगा अगर भिन्न में लिखेंगे, 15% 5 या 15, 5 बिसाह में 100 होगा। सुनते जाइएगा सब लोग। हम इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं, 5 से 1 बढ़ा अर्थात 6 हुआ, 20 में 3 घटा अर्थात क्या हुआ? 17 हुआ। 20 पंचे 100 हुआ, 17 छक्के 102 हुआ। सीधा सीधा 100 में जितना परिवर्तन होता है उतने प्रतिशत की लाभ या हानि होती है। 2% का फायदा है जो बी ऑप्शन में आपको दिख रहा है। परफेक्टली आप उतार सकते हैं। 14th क्वेश्चन 2% प्रॉफिट 14वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का बन जाएगा। सब लोग तेजी के साथ इस प्रश्न को हल कर लें और अगले प्रश्न पर मेरे साथ बढ़ चले। आइए, अगला प्रश्न बहुत बढ़िया सा दिया हुआ है। लिखा है x + 1/x = 5। पूछा क्या है? x वर्ग प्लस 3x + 3x + 1 डिवाइड बाई x² + 7x + 1। ऐसे प्रश्न देखने पर तो बड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं, बट थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बहुत आराम से बता सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, प्लीज ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हम चाहते तो x + 1/, अब दिमाग में जैसे मेरे कई चीजें आ रही हैं कि यार इसका कुछ वर्ग कर दें, क्या कुछ टर्म सोच ले, क्या जो जुड़ करके 5 हो जाए। बहुत बातें सेट हो रही है माइंड में, बट कहीं ना कहीं कंफ्यूजन देती है। मैंने सोचा कि देखो इसका एक पैटर्न मैं आपको ऐसे प्रश्नों का बता दूं, बहुत इजीली कर लीजिए। आप ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी x से भाग कर दीजिए। देखिए भाग करना कितना आसान होगा। भाग कर दिया मतलब इसको भी x से भाग किया, इसको भी x से भाग किया, और भाग करते ही होगा क्या? सुनते जाइए। यह होगा x² प्लस 3x/x प्लस 1/x। नीचे जाइए, x² प्लस 7x/x प्लस 1/x। कितना इजीली देखिए सेट हो जाएगा। अब ऐसे देखो फटाफट उत्तर बता सकते हैं। x एक खत्म, यह x खत्म, यह खत्म, यह खत्म। मतलब इधर हो गया x प्लस 1/x प्लस क्या लिखा है आगे पढ़िए? 3 बचेगा ना वहां पे। नीचे जाइए, x प्लस 1/x प्लस 7 ना। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो 5 3 कितना हो जाएगा? 8। नीचे इसका मान क्या है? 5 है। 5 7 कितना हो जाएगा? 12। मतलब ये हो गया भैया 8/12, 4 दूना 8, 4 तियां 12, 2/3 इसका हल हो गया। 2/3 कितने लोग का आया था? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से उत्तर आपने पहले से बता दिया। मैंने दोनों अंश और हर को x से भाग कर दिया। भाग करते देखिए कैसे एडजस्ट हो गया। जैसे हम याद रखेंगे, कभी भी आप इसी सोचिएगा, अगर a + b/x लिखा है तो इसको a/x भी लिख सकते हैं प्लस b/x भी लिख सकते हैं। मतलब ऐसे प्रेजेंट किया जा सकता है। उसी तर्ज पे मैंने काम किया है। दोनों को x से भाग किया, x²/x 3x/x प्लस 1/x, x प्लस 1/x प्लस 3 हो गया, x प्लस 1/x प्लस 7 हो गया। और अगर हम लोग इसमें केवल x प्लस 1/x की वैल्यू पुट कर दें तो उत्तर इजीली हमारा सेट हो गया। आशा करता हूं आपको समझ में आया। 15वां प्रश्न आपने सेटल कर लिया, उत्तर आ गया। चलिए अब मेरे साथ आप बढ़ चले 16वें नंबर पर। आइए, बहुत आराम से इस प्रश्न का हल करिए। प्रतिस्थापन के बिना, प्रतिस्थापन मतलब स्थानांतरण, एक स्थान से मतलब चेंज किए। 2 पत्ते 52 पत्तों के पैक से यादृच्छा मतलब होता है बेसिकली रैंडम, निकाले जाते हैं। आप किस संभावना अर्थात प्रायिकता से कह सकते हैं कि दोनों पत्ते काले हैं? मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं। 52 पत्ते होते हैं कार्ड में, 26 ब्लैक होते हैं और 26 क्या होते हैं? रेड होते हैं। 26 रेड होते हैं। अब 26 में जो ब्लैक हैं उसको हम यहां पर क्लब और स्पेड कहते हैं। 13 मतलब क्लब होंगे, 13 स्पेड होंगे। यहां पर 13 हार्ट होंगे और 13 डायमंड होंगे। 13 हार्ट होगा और 13 क्या होगा? डायमंड होगा। मतलब पहले 52 टोटल है, 26 ब्लैक है, 26 रेड है। रेड में 13 हार्ट मतलब दिल, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, इसको बताऊंगा, और 13 डायमंड है। 26 ब्लैक में 13 क्लब है, 13 स्पेड है। हर 13 की पॉसिबिलिटी किंग, क्वीन, जैक, राजा, रानी, गुलाम, एस और नंबर बाकी 10, 13 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब इसने हमसे कहा अगर हम यहां से सूझिएगा, अगर हम लोग 2 पत्ते निकालते हैं रैंडमली
तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए हम एक ब्लैक निकालेंगे, जैसे देखिए 26 ब्लैक हैं, जब आप ब्लैक ढूंढने जाएंगे तो आपके पास पहले ब्लैक की संभावना क्या नजर आएगी, मुझे बताइए। कहेंगे सर 26 नजर आएगी। 26 कितने में से निकाला, 52 में से निकाला। फिर से आप कहोगे अगली बार जब जाएंगे तो आपको फिर कितने नजर आएंगे, फिर कितने नजर आएंगे बताइए। यहां पर फिर आपको 25 नजर आएंगे, और 25 कितने में से नजर आएंगे, 51 में से नजर आएंगे। अब आप इसी को सरलतम रूप में लिख दीजिए। देखो 2 13 बार होता है, 2 26 बार होता है। अब इसको थोड़ा सा काट पीट दीजिए तो यहां पर आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 25/102 आ जाएगा। 13 दूना 26 होता है ना, और 51 गुणे 2 कर दीजिए, 102 हो जाएगा। 25/102 राइट सोल्यूशन हो जाएगा। मतलब जब पहले ढूंढने गए तो 52 में से कितने मिलेंगे, 26 ब्लैक मिलेंगे। जैसे मैंने एक दिन चर्चा किया कि अगर हम किसी सेमिनार हॉल में जाएं, 10 कुर्सियां लगी हैं, आपके पास बैठने की संभावना क्या है, 10 जगह बैठ सकते हैं कहीं भी खुल के। अब अगर हम बैठ गए, अगला व्यक्ति आएगा, उसके पास संभावना 9 की होगी। हमने जब सबसे पहले जाके ब्लैक ढूंढना शुरू किया तो 26 थे, कितने में से, 52 में से। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता होती क्या है, प्रायिकता होती है किसी समूह में जो आपका है और जो टोटल है उसका रेशियो ही प्रोबेबिलिटी कहलाती है। जैसे अगर मान लो 10 पेन रखी है, 10 में 4 पेन आपके कलर के हैं, रेड कलर में है, आप रेड निकालना चाहते हैं तो 4 आपके फेवर में है, 10 टोटल हैं, तो 4/10 उसकी प्रायिकता बन जाएगी। वही मैंने कहा प्रायिकता हमेशा n ऑफ a मतलब योर फेवर डिवाइडेड बाई टोटल पॉसिबिलिटी, जितनी संभावना हो सकती है। यही मैंने कहा 26 52 से निकल गए। अब फिर आगे क्या होगा कि हमारे पास अब 25 बचेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन तो कर नहीं रहे, उठा के उसको रख दे रहे हैं, हम निकाल के रख ले रहे हैं अपने पास। अब 26 की बजाय अगली बार हम जब चेक करेंगे तो हमारे पास 25 ब्लैक बचेंगे, और उसमें से कितने ऑप्शन बचेंगे भाई, 52 में से भी तो एक निकल गया है, तो कहने का मतलब 51 बचेगा। हल कर दीजिए, 25/102 आया। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का करेक्ट हल है। आगे बढ़ता हूं, 17वां पढ़िए इस प्रश्न को। बाइसिकल, बेसिकली साइकिल लिख देता ज्यादा अच्छा लगता। इस साइकिल का पहिया है, आप साइकिल सभी लोग चलाते हैं, ये धुरी होती, तीलियां लगी होती हैं, ऐसे ऐसे करके पहिया होता है। जब हम किसी यात्रा को करते हैं तो यह पहिया हमारा घूमता है, चक्कर लगाता है। हम उस यात्रा को कवर करने में पहिए के द्वारा चक्कर लगाते हैं, और जब पहिया एक चक्कर लगाता है तो वह अपने परिधि के बराबर दूरी तय करता है। पहिया अगर एक चक्कर लगाएगा तो अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। मेरे कहने करते अगर आप किसी यात्रा को करते हैं किसी गाड़ी से, तो आप उस यात्रा को करने में आपकी गाड़ी का पहिया कितने चक्कर लगाएगा ये आप निकाल सकते हैं। चक्करों की संख्या अगर निकालनी है तो कुल दूरी बटा परिधि कर दिया करिए। मतलब टोटल डिस्टेंस मतलब कुल तय की गई दूरी डिवाइडेड बाई सर्कमफियरेंस अर्थात पहिए की परिधि। अर्थात पहिया देखो ऐसे घूम लिया एक बार ना, एक चक्कर लगा दिया, गोल सा होता है, ऐसे घूम लिया एक राउंड तो उसने एक चक्कर कंप्लीट कर दिया, और एक चक्कर उसकी परिधि के बराबर होती है। चक्करों की संख्या कुल तय की गई दूरी बटा पहिए की परिधि होती है, याद रखिएगा। और परिधि होती क्या है, 2πr, ये आपको भी पता होगा। इस प्रश्न में 11 किलोमीटर तय करना है, 500 चक्कर लगाता है, पहिए का व्यास बताओ। तो जैसे मैंने कहा कि हमको दूरी पता है, हमको चक्कर पता है, तो कंफर्म है इसी फार्मूले पर अगर हम चले, मैंने कहा चक्कर बराबर, ध्यान सुनिएगा, दूरी बटा परिधि, दूरी बटा परिधि। अब आपको चक्कर पता है कितने, 500, बराबर दूरी पता है 11 किलोमीटर, और परिधि हमको नहीं पता है जो कि 2πr होती है। अब अगर हम परिधि निकाल दें तो पहिए का व्यास निकाल सकते हैं जो कि 2 गुणे त्रिज्या होता है। अगर हम लोग त्रिज्या के हिसाब से सोचते हैं तो आप इसको अगर इधर कर दे तो इसको इधर बुलाना पड़ेगा, अर्थात 2πr बराबर 11/5000 हो जाएगा। याद रखिए यह 11 किलोमीटर है। आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सारे उत्तर सेंटीमीटर में आ रहे हैं तो किलोमीटर को सेंटीमीटर की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। ये सोचो कि 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। अर्थात अगर 1 किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में लाना चाहते हैं तो 3 2 5 जीरो लगाने पड़ेंगे। अब ये सेंटीमीटर में हो गया। अब ये 3 जीरो तो ऐसे ही खत्म हो गया, 5 दूना 10 होता है, 5 दूना 220 हो गया। पाई का मान 22/7 होता है, और इंटू आर, हमको 2r ही पता करना है, बराबर 220 लिखा है।
अब 22 दहम में 220 होता है, 7 दहम में 70, अर्थात 2r बराबर 70 हो गया, जो कि 2r ही आपको व्यास के रूप में निकालता था। 70 सेंटीमीटर इस प्रश्न का हल है जो डी ऑप्शन में दिया है। इस प्रश्न में अगर हमसे त्रिज्या पूछा जाता पहिए का, तो भैया 2r 70 आया है जो कि व्यास है, तो r निकाल देते, आधा हो जाता 35। समझ रहे हैं? अगर त्रिज्या पूछा जाता तो हम त्रिज्या निकाल देते। अगर क्षेत्रफल पूछा जाता, क्षेत्रफल, तो हम कहते हैं कि पाई r वर्ग है, तो 35 गुणे 35 गुणे 22/7 करते। तो कुछ भी पूछता हम लोग फटाफट कर सकते थे। 17वें प्रश्न का राइट सॉल्यूशन कितना हो गया? 70 सेंटीमीटर। आप लोग ऐसे प्रश्नों का उत्तर बड़े आराम से, बहुत ही कंफर्ट होकर के बता सकते हैं। तो आइए क्यों ना अब 18वें पर चला जाए। रवि सर का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब है, इसलिए वीडियो की कक्षाएं हमने बताया भी था आपको, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब वो रिकवर कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है, कन्फर्म है, और बहुत जल्दी ही वो आपके सामने अपडेट करेंगे आकर के सारी चीज़ों को। इस बीच उनका स्वास्थ्य सही नहीं था, आपको पता भी होगा, उन्होंने भी बताया था, मैंने भी आपको अपडेट किया था। मुझे लग रहा है 1 से 2 दिन के अंदर रवि सर पूरी तरह से एक्टिव आपको दिखना शुरू कर देंगे। यस, चलिए, आप सभी को मेरा आशीर्वाद भी है, मेरी शुभकामनाएं भी हैं, और मैं आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप बेहतर करें और अच्छा करें। 18 नंबर, 8 अवलोकन, अवलोकन मतलब भैया ऑब्जर्वेशन, आंकड़े का औसत 25 है। 8 आंकड़े हैं जिनका औसत क्या है? 25 है, एवरेज 25 है। बहुत आराम से कर देंगे। एक अवलोकन जिसका मान 11 है, इसको हटा दो, बाकी जो बचे अवलोकन है उनका औसत बता दो क्या होगा। तो अगर हमें, जैसे मैंने अभी बताया था कि औसत क्या होता है? योग बटा संख्या होता है। तो कभी अगर आपको योग ही निकालना है तो संख्या गुणे औसत कर दीजिए, अर्थात अगर यहां से योग निकालना है तो संख्या गुणे औसत कर दें। यहां पर संख्या हमारे पास 8 थी और औसत था 25। योग बताइए क्या होगा? 25 गुणे 8 मतलब 25 अट्ठे 200, मतलब 8 इन अवलोकनों का कुल योग 200 था। इसमें से भाई मैं एक को कह रहा हूं कि आप जाओ, जिसका मान 11 था, तो 8 में से भी एक घट जाएगा। 8 में से एक घट करके संख्या कितनी हो जाएगी? 7। तो यह 189 होगा। अब योग है और कितने पदों का है? 7 पदों का है। इसका औसत बता दें क्या होगा? इसका औसत होगा 189/7, 7 दूना 14, 7 सत्ते 49। क्या मेरा उत्तर सही है? 27। आप लोग सहमत हैं? 27 राइट सोल्यूशन है। 200 में से 11 घटा दो 189, क्योंकि एक पद घटा है तो संख्या 8 से 7 हो गई, 7 से भाग करो 189 को, तो उत्तर आ गया 27। राइट सोल्यूशन बी ऑप्शन इस प्रश्न का है। 18वें प्रश्न का आप उत्तर नोट कर सकते हैं। आशा करता हूं ये भी आपको कंफर्टेबल होकर के ये चीजें आप समझ पाए होंगे। मैं अब बढ़ूंगा 19वें नंबर पर। आइए, कोऑर्डिनेट का एक प्रश्न आ गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति में आप प्रश्न को देख रहे हैं। होता क्या है, हम कोऑर्डिनेट टोटली डिपेंड करता है पॉइंट पर। किस पर? बिंदु पर। हर बिंदु का अपना एक निर्देशांक होता है जो कि एक्स वाई के रूप में डिनोट किया जाता है। एक्स जो है एक्स अक्ष से लिया जाता है, एक्स अक्ष से लिया जाता है, और वाई जो होता है वाई अक्ष से लिया जाता है। वाई जो है मतलब एक्स एक्सिस से लिया जाता है, और वाई जो होता है वाई एक्सिस का पार्ट होता है। अगर किसी हमें सरफेस में 3 बिंदु दिए जाएं, 3 बिंदु अगर संरेख हैं, संरेख मतलब होता है कोलीनियर। क्या होता है? कोलीनियर, जो एक रेखा में है, एक रेखा में है, तो इसकी कई स्थितियां होती हैं। इन बिंदुओं के संरेख की पहचान की स्थितियां कई अलग अलग होती हैं। एक तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकाला जाता है, जिसमें क्षेत्रफल 0 हो जाता है। हम इन बिंदुओं को, जैसे मेरे पास अगर K3 दिया है, 6 - 2 दिया है, और -3 और 4 दिया है। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, अगर आप इसको x1 y1 बोल दें, इसे x2 y2 बोल दें, इसे x3 y3 बोल दें, तो इनके संरेख होने के लिए, संरेख के लिए अर्थात कोलीनियर के लिए y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1 बराबर y3 - y2 डिवाइड बाई x3 - x2 होना चाहिए। मतलब यहां से कि यहां की प्रवणता और इसकी प्रवणता बराबर, स्लोप बराबर हो जाते हैं। अगर दो बिंदुओं के स्लोप बराबर है, प्रवणताएं बराबर हैं, तो वह दोनों बिंदु मतलब तीनों बिंदु
संरेख कहलाएंगे। मतलब अगर हम 2 पॉइंट में उनकी प्रवणता के हिसाब से इसको फिक्स करें तो यह संरेख कहलाते हैं। आप इसको x1 मानो, इसे y1 मानो, इसे x2 मानो, y2 मानो, x3 मानो, y3 मानो। अब संरेख के लिए आप काम कर डालो। क्या लिखिए, y2 माइनस y1, -2 -3, ध्यान से देखिएगा, -2 -3, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई 6 माइनस के बराबर y3 माइनस y2, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 6। 4 माइनस -2 मतलब 4 प्लस 2 हो बराबर 6 हो जाएगा, बटा -3 माइनस 6 तो -9 हो जाएगा। 3 दूना 6 होता है, 3 दिया 9 होता है। हल कर डालिए इसको फटाफट, और कुछ नहीं। ए इधर जाएगा, 2 छंग 12, जैसे आप लिखने को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए डायरेक्ट में गुणा कर रहा हूं, -2 के, -3 -2 -5 गुणे 3 करेंगे -15 होगा। तो इधर 2 के कर दीजिए, ये आपका +15 हो जाएगा ना, क्योंकि यहां पर ये प्लस हो जा रहा है, यहां पे भी नेगेटिव है ना, -3 है। अब 2 के इज इक्वल टू, अगर हम इसको इधर करते, इसको इधर करेंगे, -3 हुआ तो के बराबर -3/2 हो जाएगा। -3/2 देखिए सी ऑप्शन में आपको दिया गया है। राइट सोल्यूशन -3/2, और देखिए उत्तर आया है। मैंने क्या किया सुनिए, मैंने कहा -2 -3/6 माइनस के बराबर 4 -2 बटा -3 -6। हल कर दिया, के का मान ऑटोमेटिकली आ गया। सही है, किसी को दिक्कत हो तो बताएं हमें। मैं यहां पर एक बार इसी स्टेटमेंट को लिख देता हूं, -2 -3 बटा 6 माइनस के बराबर 4 + 2 होगा, क्यों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -3 माइनस। आप भैया इसको अगर हल कर डालो ना तो आपको के का मान ऑटोमेटिकली सेट दिखेगा। यस चलिए, कोई दिक्कत है, नहीं है। आइए सब लोग कर डालिए, 19 नंबर आपका डन हो चुका है। 20 पर चलिए। ए एक कार्य को 4 दिन में कर सकता है, आज बैच में पढ़ाया गया है। ए एक कार्य को 4 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। देखो कितना क्षमतावान है ए बी की तुलना में, बहुत ज्यादा। ए बहुत जल्दी कर देता है, बी बहुत देर से करता है, तो ए ज्यादा क्षमतावान है। दोनों मिलकर अगर उसे करेंगे तो कितने दिन में पूरा हो पाएगा, फटाफट कमेंट करके उत्तर बता दें। हम ऐसी स्थितियों में हमेशा कहते हैं कि कार्य हमेशा एक होता है तब तक जब तक उसे और किसी तरह से डिफाइन ना किया जाए। हम कार्य को एक ऐसी संख्या बना देते हैं, जैसे ये है दिन, मतलब समय, बेसिकली आप कह सकते हैं। दिन उन मत लिखो यार, क्योंकि घंटे भी होगा, समय लिख दीजिए। हम कार्य को एक ऐसी संख्या बना देते हैं जो 4 और 12 से कट जाए, वह 12 ही होगा, एलसीएम हो गया। मतलब अब कहानी कुछ ऐसे बन गई कि ए 12 काम 4 दिन में कर सकता है, मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, 3। बी 12 काम 12 दिन में कर सकता है, मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, 1। दोनों मिला दो, ए और बी एक दिन में 3 और 1 अर्थात 4 काम करेंगे। टास्क कितने का है, 12 का, तो 12/4 कर दीजिए, क्योंकि मिलके कर रहे हैं। 3 दिन में पूरा काम वो लोग डन कर देंगे। 20वें प्रश्न का उत्तर 3 होगा, राइट सोल्यूशन के तौर पर आप लिख सकते हैं। आशा करता हूं समझ में भी आया होगा। 3 करेक्ट हल है, जो कि किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। अब मैं बढ़ूंगा 21 पर। एक कितना आसान सा प्रश्न है, करके बताइए। ग्रुप डी में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित समूहों के अगले 3 अंश ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, 50, 46, 42, 38। क्या हो रहा है, 4 कम हो रहा है, फिर 4 कम हो रहा है, फिर 4 कम हो रहा है, फिर कर दो 4 कम, क्या जाता है। 4 जब कम करेंगे तो क्या होगा, 34, फिर 4 कम करेंगे 30, और फिर भैया 4 कम कर दो तो 26। उत्तर 34, 30 और 26 होना चाहिए। 34, 30, 26 ग्रुप डी के लिए इस प्रश्न को तैयार कर लें आप लोग। 34, 30 और 26 जो सी ऑप्शन में दिया गया है, 4 की कमी हो रही है। तेजी के साथ आप इस प्रश्न का उत्तर बता सकते थे। यह प्रश्न पूछा जा सकता है ग्रुप डी के एग्जाम में। अगले जो टर्म है, इनके 3 अंश हैं, उनको हमें डिफाइन करना था, आपने बता दिया। राइट सोल्यूशन है 21 नंबर आपका डन हो चुका है। 22 पर चलता हूं मैं। एक त्रिभुज की परिधि, बेसिकली हम यहां पर त्रिभुज की बात करेंगे तो परिधि नहीं परिमाप बोलते हैं। त्रिभुज में जहां पे लीनियर फिगर होता है वहां परिमाप बोला जाता है। एक त्रिभुज है, मैंने एक त्रिभुज के बारे में बोला था। अब यहां पर कोई भी त्रिभुज है, जैसे ध्यान से देखिएगा, कोई भी त्रिभुज है, अगर हम उसकी परिधि अर्थात परिमाप की बात कर रहे हैं, अर्थात ए बी, मैंने यहां पर बोला था परिधि, जिसको हम लोग ज्यादातर वृत्त में या कर्व फिगर में बोलते हैं।
परिधि 72 दिया है अर्थात परिमाप 72 दिया है। यह फिगर आपका क्या है, ABC है, अर्थात लिख सकता हूं कि AB प्लस BC प्लस CA अर्थात सभी भुजाओं का जोड़ 72 है। कभी भी किसी फिगर की परिधि अर्थात परिमाप मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। इनकी भुजाओं में 2, 3, 4 का अनुपात है। भुजाओं का योग परिधि होता है, परिमाप होता है, भुजाओं का अनुपात क्या है, 2, 3, 4 है, रेशियो। हमसे तीनों भुजाओं की लंबाइयां पूछा है कि क्या होगा। भैया जब सभी भुजाओं का योग ऑलरेडी दिया है, भुजाओं में अनुपात पता है, अनुपाती पदों का योग बताओ क्या होगा। योग होगा 3, 2, 5, 4, 9। 9 की तुलना तुरंत 72 से करिए, 1 बराबर 8 होगा। जब 1 बराबर 8 हुआ तो पहला अनुपातिक भाग 2 है तो पहली भुजा 16, दूसरा अनुपातिक भाग 3 है, दूसरी भुजा 8 त्रिक 24, अगला 4 है, 4 बराबर 32, 16, 24, 32 से भुजाएं हो जाएंगी। सी ऑप्शन इस प्रश्न का हल हो जाएगा, 16, 24, 32। तेजी से आप लोग बताइए, और अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। इसके बाद इंग्लिश की क्लास होगी, उसके लिए भी जुड़े रहिए और लगातार पूरे सेशन को अच्छे से करिएगा। यस, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है बोर्ड पर 23 नंबर। आइए पढ़ा जाए। ऊंचाई दूरी का प्रश्न दिखा है, ध्यान देखिए। एक 6 मीटर ऊंचा खंभा, ये देखो खंभा है बिजली का, एक खंभा है जो जमीन पे लगा हुआ है, एक खंभा है भाई, तारों लगा होगा इसमें, 6 मीटर ऊंचा है, एक 6 मीटर ऊंचा खंभा, ये देखो 6 मीटर, हाँ ऊंचा खंभा, 2√3 लंबी परछाई। परछाई कहाँ बनती है, जैसे हम खड़े हैं तो परछाई हमारी कहाँ है, जमीन पे बनी है, ये देखो ये है परछाई, जो कितना है 2√3 है, 2√3 मीटर है। एक खंभा है और इसकी परछाई है। सूर्य का उन्नयन कोण बताओ, सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है तो इस थीटा का मान निकालना पड़ेगा। यहां पर आपको सूर्य का एलिवेशन आपको दिख जाएगा, सूर्य के हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो यह कोण हमारा जनरेट होगा। तो इस समय tan थीटा के आधार पर रिलेट किया जाता है, इसको आप परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं। tan थीटा कहता है परपेंडिकुलर अपान बेस, लंब बटा आधार। क्या होता भैया, लंब बटा आधार। तो tan थीटा हमारा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर है 6 और आधार है 2√3, तो 2 तिया 6 हो गया, अर्थात tan थीटा बराबर 3/√3 हो गया। अब सुनते जाइए, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए। इसको लिख सकते हैं अगर हम रेशनलाइज अर्थात परमेयीकरण कर दें, 3 गुणे √3, मतलब ऊपर गुणा कर दिया, फिर नीचे भी कर दीजिए, √3 गुणे √3, तो ये हो जाएगा 3√3 डिवाइड बाई 3, 3 3 से कटा तो यह मान √3 हो गया। तो हमको पता चला जो tan थीटा है वह √3 है। किसी को पता है tan कब √3 होता है, जब tan 60 होता है। tan 60 का मान जब होता है तब जाके √3 अर्थात थीटा की जगह पर आपको √60 लेना हो, 60 डिग्री लेना पड़ेगा। मतलब 60 डिग्री इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। tan 60 के बराबर अर्थात थीटा अर्थात सूर्य का उन्नयन कोण आपका थीटा 60 डिग्री माना जाएगा। इस प्रश्न 23वें का उत्तर हल कर लीजिए आप लोग। सब लोग फटाफट नोट करते जाइए, 2 प्रश्न और बचे हैं, अगला प्रश्न भी आ गया। अब देखो, मैंने एक संरेख की स्थिति बताई थी, उसी से रिलेट करते 2 बिंदु हमको दिए गए हैं। एक ए दिया है, दूसरा बी दिया है। ए का निर्देशांक -5 और 3 दिया है, बी का निर्देशांक 2 और 6 दिया है। हमसे कहा है कि रेखा का ढलान, ढलान मतलब स्लोप, प्रवणता जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर। अब यहां पर ध्यान से सुनिए कि एक चीज इसमें बढ़ाया है, जैसे एक रेखा दिया है, रेखा का हमसे स्लोप पूछा है स्लोप नहीं पूछा है, उस रेखा का ढलान ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -5, 3, 2, 6 को जोड़ने वाली रेखा के लंबवत हो। मतलब अभी मुझे उस रेखा का ढलान ज्ञात करना है जो इसके लंबवत हो। अब ध्यान से सुनते जाइएगा। पहले तो भैया इसकी प्रवणता बताओ, पहले इसकी प्रवणता बताइए। इसकी प्रवणता अर्थात स्लोप हो जाएगा। देखिए रूल हमने आपको बताया था, अगर हमने कहा कि x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, तो रूल के हिसाब से होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, तो कुल मिला के होगा 6 माइनस 3/2 प्लस 5 होगा, अर्थात 3/7 हुआ। तो हमारी इस रेखा का स्लोप तो 3/7 हुआ। कभी याद रखिएगा, अगर 2 रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, अगर दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं
तो m1 m2 बराबर -1 हो जाता है। m1 m2 बराबर क्या होता है? -1 होता है। मतलब दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल ऋण 1 होना चाहिए। रेखाओं के समांतर की भी स्थिति होती है। दो रेखाएं अगर समांतर होती हैं तो m1 बराबर m2 हो जाता है। अगर यही समांतर की बात बोला होता तो वही स्लोप उसका भी बन जाता। अब अगर मान लो एक का स्लोप हमको पता है 3/7, अगले का स्लोप मान लो m2 हमें निकालना है, तो m2 बराबर -1 को अगर हम 7 से -7/3, मतलब उल्टा करके नेगेटिव कर दीजिए, उल्टा करके नेगेटिव करिए, -7/3 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मतलब जो आपने इस रेखा की प्रवणता निकाली है इसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव बना दीजिए, क्योंकि दो रेखाएं जब लंबवत होंगी तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होना चाहिए। याद रखिएगा हमसे दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की बात किया था। इस रेखा के लंबवत रेखा के ढलान अर्थात प्रवणता पूछा था, तो मैंने पहले इसकी प्रवणता निकाली, क्योंकि दो रेखाएं जब लंबवत परपेंडिकुलर होंगी तो उनकी प्रवणताओं का गुणन -1 होगा। तो आप लोग यहां पर इसकी प्रवणता का रेसिप्रोकल उल्टा करके माइनस बना दे, उत्तर हो जाएगा। कंफर्म हो गया ना? ये हो गई बात। 24 नंबर। अब आया 25। देखिए, घड़ी का अंकित मूल्य, घड़ी का अंकित मूल्य लास्ट क्वेश्चन है। हम घड़ी खरीदने गए जो अंकित मूल्य अर्थात प्रिंटेड प्राइस 400 रुपए था। दुकानदार से बोले भैया कुछ डिस्काउंट दे दो। उसने कहा 25% की हम छूट देंगे। 25% की उसने छूट दे दिया। 25% क्या होता है? 1/4 होता है, 1/4। मतलब 1/4, 4 से भाग कर दीजिए, 100 कम होकर के 300 में आपको यह बेच दिया। मतलब अगर उसने 25% की छूट दे दी तो 300 रुपए में यहां पर दे दिया। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ चल, मैंने कहा 400 रुपए में हमने क्या किया, बस तो गए खरीदने, 400 उसका प्रिंटेड प्राइस था और 300 रुपए में उसने हमको दे दिया, क्योंकि 25% की छूट दिया, जिससे उसे 20 रुपए की हानि हो गई। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं दुकानदार हूं, मैंने किसी वस्तु को 300 रुपए में आपको बेचा है और मुझे 20 रुपए की हानि हो रही है, तो मैंने खरीदा कितने में रहा होगा? बताइए, हमने खरीदा कितने में रहा होगा? अगर हम 300 में बेचकर 20 रुपए की हानि देख रहे हैं तो 320 में खरीदा रहा होगा ना। मतलब 320 में मैंने खरीदा था, 400 बताया था और आपने हमसे 25% की छूट ले ली, 300 रुपए में वस्तु खरीद लिया। पता चल रहा है कि मुझे तो हानि हो गई 20 रुपए की। मुझे उत्तर बताना है कितने प्रतिशत की हानि हो गई। मतलब मैंने 300 में खरीद कर 320 में खरीद कर 300 रुपए में बेचा है आपको। अब डायरेक्ट देखो, इसको ऐसे करिए, चाहे कम करिए, 0 0 से खत्म करो। 2 16 बार 32 होता है, 2 15 बार 30 होता है। 16 से 15 कितना कम है? 1 कम है। 1 × 100 बटा आप क्या कर दो 16। 4 चौके 16 होता है, 4 25 में 100 होता है, 4 6 24 6 सही, 1/4%। यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया गया है। यही इस प्रश्न का हल है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर कन्फर्म हो चुका है। आई होप आप सबको अभी तक का सब समझ में आया होगा।